वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग कोलिजन क्लास में हो रहा है, तो बहुत लड़कों ने बोला कि सर वीडियो भी डाल दिए। तो कोलिजन का देखिए हम लोग वीडियो कोलिजन होता क्या है। तो कोलिजन देखिए, कोलिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट का टकराना। जैसे गाड़ी रोड पे चल रहा है दो, और क्या होता है अगर मान लीजिए कि कोई कारण बस दोनों में टकराव हो गया है ना, तो कोलिजन मतलब टक्कर है ना। अखबार न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे कि दो गाड़ी जो टकरा गया है ना, धुंध के कारण या कोई कारण हुआ कि आदमी मतलब मान लीजिए आपका शराब पी के ड्राइविंग कर रहा है, तो उसमें क्या होता है जनरली टक्कर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्राइव आपको सेफ, जब आप चला रहे गाड़ी तो क्या रखना है, रोड पे आप चला रहे गाड़ी तो सारा टेंशन आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, सिर्फ फोकस क्या होना चाहिए ड्राइविंग पे। तो कोलिजन मतलब होता है टक्कर। तो ये देखिए पढ़ना कोलिजन। कोलिजन देखिए ये फिगर में M1 M2 दो मास है, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है। ठीक है, कोलिजन मतलब टकराव, दो वस्तु का टकराना। ठीक है, दो वस्तु तीन वस्तु कितना भी ऑब्जेक्ट का टकराना, कोलिजन मतलब वही होता है। ठीक है, तो कोलिजन देखिए, कोलिजन मतलब तो समझ में आए। कोलिजन दो टाइप का होता है। कौन होता है? पहला होता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। दो टाइप का कोलिजन होता है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में भी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना। तो हम सब जो लिखेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये भी इसमें भी क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसका डिफिनेशन पहले लिखेंगे। तो डिफिनेशन हम सब देखिए लिखते हैं क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन का डिफिनेशन है ना, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसका लिखेंगे दोज कोलिजन, दोज कोलिजन is said to be elastic collision when वैसा कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन करेंगे when linear momentum and काइनेटिक एनर्जी बोथ है ना, यानी कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व्ड। जब दोनों कंजर्व रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और दूसरा हम सब लिखेंगे, और इसमें याद रखेंगे इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसको हम सब पहले ये डिफिनेशन आपको याद रखना। अब इन इलास्टिक कोलिजन का क्या होता है डिफिनेशन। इन इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं, वैसा कोलिजन जिसमें क्या हो, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो वही हो गया। इसको भी लिखेंगे वैसा कोलिजन, दोज कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब क्या हुआ, शुरू में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, और किस में, इसमें दोनों होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होगा, उसी को कहा जाता है कंजर्व्ड। ठीक है, यानी कि हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसमें क्या होता है, दोज कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है,
उसको क्या कहेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ना। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं या फिर डेरिवेशन हम सब कुछ करना चाहेंगे इसे, तो कैसे करेंगे देखिए। पहले हम सब देखेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन पहले देखेंगे कि क्या कह रहा था, जो डिफिनेशन है उसको यहाँ पे हम सब अच्छा से समझते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि जिसमें लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप सबको याद रखना है, पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी का भी आप सब फार्मूला जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv², है ना। ये दोनों यूज होगा, तो ये दोनों आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम सब देखिए इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होता है, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है। तो मान लीजिए कि हम सब बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पहला बॉल हुआ, ये मान लीजिए दूसरा बॉल बना रहे हैं हम सब, ठीक है। इसका मास मान लीजिए m1 है, दूसरे का मास m2 है। इसका इनिशियल वेलोसिटी शुरू में जो है u1 है और ये क्या है u2 है, ठीक है। अब ये क्या है, बिफोर कोलिजन का फिगर है, क्या है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ देर बाद ये क्या होगा, आपस में टकराएगा। तो टकराने का फिगर हम सब बनाते हैं, देखिए दोनों टकरा गया इसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन मतलब जब दोनों क्या हुआ, टकराया। जैसे दो ऑब्जेक्ट आया और आके टकराया, तो कुछ देर के लिए, कितना सेकंड के लिए टकराया उसको कहेंगे, उस टाइम को इंस्टेंटेनियस टाइम हो गया ये, क्योंकि हम टकराया फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट आया और दोनों टकराया, ठीक है, या फिर ऐसे चल रहा है, एक दूसरा चल रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा तभी जाके टकराएगा। ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो हो सकता है दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, तब कोलिजन हो सकता है। एक क्या होगा कि एक आगे जा रहा है, एक पीछे से आ रहा है। अब इसका स्पीड जो पीछे वाला का इससे ज़्यादा, तब क्या हो जाएगा, जाके कभी टकराएगा। तो इस केस में तभी पॉसिबिलिटी है टकराने का, जब क्या हो जाए, u1 पहले पीछे वाला का क्या होगा, वेलोसिटी u2 से बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, तो इसको 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना होगा। ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो 5 मीटर वाला तो कभी ना कभी इससे टकरा जाएगा। और इसको है कि एक ही डायरेक्शन में चलना है, तो टकराया। तो ये हुआ जब टकराया तब, ठीक है। अब हम सब नीचे जो बना रहे हैं, जब टकराने के बाद क्या होगा, दोनों अलग होगा। इलास्टिक कोलिजन में ये चीज़ याद रखना है एक, कि इसमें क्या होता है कि टकराने के बाद दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 और ये v2। तो नोट में कहीं करके लिख लेंगे ये, है ना, कि इलास्टिक कोलिजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन, है ना, कोलिजन के बाद बोथ मास मूव्स विथ सेपरेट वेलोसिटी। दोनों क्या होगा, सेपरेट वेलोसिटी से मूव करेगा, जैसा कि फिगर में दिखाया। देखिए टकराने के बाद होगा दोनों का वेलोसिटी v1 v2 अलग हो गया। तो वैसा कोलिजन जिसमें टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो अलग अलग, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस कोलिजन को क्या कहेंगे हम सब, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका क्या होगा, दिया हम सब पढ़े इलास्टिक कोलिजन में जो बिफोर कोलिजन, और ये क्या हो गया आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग हुआ, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो देखिए इनिशियल कंडीशन मतलब ये वाला फिगर, तो इस समय हम सब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे PI, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि शुरू में मोमेंटम कितना होगा, तो हमसे क्या लिखेंगे, m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी होता है, देखिए फार्मूला। और दूसरा क्या है, m2 u2, तो दोनों निकालेंगे ना, m2 u2। अब मोमेंटम फाइनल मतलब टकराने के बाद, तो इस समय वेलोसिटी क्या होगा, m1 v1
प्लस M2V2। तो ये दोनों क्या है, कंजर्व होता है, यानी कंजर्व मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहला हमसे क्या गया, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। अब इसको हमसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिख लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1। ये तो हुआ क्या कि हम सबको याद रखना है, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। देखिए दोनों को हम सब बराबर कर दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे mv² होता है, तो ये देखेंगे हम सब, तो इसको हम सब करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल भी बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो फिगर में देखिए तो क्या हो जाएगा, हाफ M1U1² प्लस हाफ M2U2²। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ M1V1² प्लस हाफ M2V2²। ठीक है, यानी शुरू वाला लीनियर मोमेंटम भी इक्वल होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगा। ये क्या हो गया, बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले। और ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। तो ये देखिए ये क्या हुआ, आपका जो फिगर बना है वो 1D है ना, कि एक्स एक्सिस की तरफ ही दोनों मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसका नाम क्या है, ये फार्मूला जो है इसका इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, इक्वेशन 2 हुआ। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, दोनों हम सब कर दिए। अब हम सब का 2 इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम सब डेरिवेशन किए है क्लास में, तो कितना फार्मूला आया है देखिए। तो 2 ऑब्जेक्ट जब टकराएगा तो निश्चित है कि टकराने के बाद उसका वेलोसिटी होगा। तो हम सब डेरिवेशन V1 का वैल्यू कितना होता है, डेरिवेशन किए हुए कितना होता है, M1 माइनस M2 टकराने के बाद का वेलोसिटी V1 बराबर M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा, U1 प्लस 2M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट टकराने के बाद कितना वेलोसिटी हुआ। दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना तो इस फार्मूला से निकालेंगे, M2। ये कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो, है ना, M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए U2 यहाँ आ जाता है पहले में, और इसमें क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2M1 बटा M1 प्लस M2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा U1। ठीक है, U2 U1 इसका चेंज हो जाता है, यहाँ M2 की जगह M1 हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा तो फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम सब इसको इस दोनों फार्मूला का यूज करके हम बताते हैं, दोनों से सॉल्व किए तो ये इक्वेशन आएगा। सॉल्व हम डेरिवेशन कर चुके क्लास में। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका यूज करके हम देखिए नोट करके लिखते हैं पॉइंट, वो याद रखिएगा। नोट पहला कि अगर इफ़ M1 बराबर M2 हो जाए, यानी मास जो है पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जो टकराया वो दोनों का मास सेम हो जाए। ठीक है, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर मान लीजिए 0 हो जाए, तब हम सबका V1 V2 क्या होगा, V1 V2 मतलब टकराने के बाद का वेलोसिटी, कोलिजन के बाद। तो ये देखिए इसमें U2 0 मतलब समझ में आ रहा है। इसका जब फिगर बनाएंगे तो छोटा फिगर हम बना लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये U1 U2 तो होता है क्या, जब स्टार्टिंग में वेलोसिटी टकराने के पहले U1 U2, तो U2 इसके इसमें 0 दिया है। ठीक है, और U1 ये मास M1 है, ये M2 है। ठीक है, अब टकराने के बाद का हम सब फिगर बना रहे हैं, टकराने के बाद क्या होगा। ठीक है, टकराने के बाद का फिगर हम सब बनाएंगे तो देखिए तो इसका मान लीजिए कि वेलोसिटी टकराने के बाद V1 है और ये V2 है, तो इसका वेलोसिटी हम सबको V1 V2 टकराने के बाद क्या होगा, ये तो टकराएगा निश्चित है, क्योंकि U2 0 मतलब क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रुका हुआ है।
दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, पहला ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो निश्चित है दोनों को क्या है एक ही मतलब एक्स एक्सिस हुआ तो एक्स ही एक्सिस पे दोनों मूव कर रहा है, तो टकराएगा। तो टकराने के बाद का वेलोसिटी हम सब कहाँ से निकालेंगे, v1 निकालना रहेगा तो पहला फार्मूला इससे, और v2 निकालना रहेगा तो सेकेंड वाला फार्मूला से, ठीक है। तो हम सब जब ये करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम सब जब दोनों m1 m2 बराबर हो जाए, इस केस में क्या दिया है m1 जो m2 के बराबर हो, तो m1 जब m2 के बराबर तो पहले वाला v1 निकालेंगे तो v1 देखिए कितना हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, 0 इंटू u1, क्योंकि m1 m2 बराबर 5 kg 5 kg, 5 kg माइनस 5 kg 0, तो u1 भी 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ जब रखेंगे इसमें तो m1 m2 है तो ऊपर तो 2m2 है, अगर m1 m2 के बराबर तो m1 की जगह m2 रख देंगे तो नीचे भी 2m2 हो जाएगा, तो 2m2 गया, तो यानी कि हम सब का वैल्यू v1 किसके बराबर हो जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगा। और u2 के बराबर होगा, u2 क्या है रुका हुआ है ना, तो u2 का वेलोसिटी तो 0 है, क्या 0 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ये वाला जो होगा टकराने के बाद क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी v1 है वो क्या हो जाएगा 0, यानी पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा रेस्ट में आ जाएगा, पहले ये मूव कर रहा था अब क्या हो जाएगा ये रेस्ट में आ जाएगा। v2 निकालना है तो v2 क्या हो जाएगा, v2 जो होगा पहले वाला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ले लेगा, पहले वाला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ले लेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम सब ले लिए, कितना दिया हुआ है यहाँ पे रखिए, देखिए इसमें रखेंगे v2 निकालना है तो क्यों वाला सेकंड इक्वेशन में, तो m1 m2 रखेंगे तो ये तो टर्म 0 हो ही जाएगा, और इसमें m1 की जगह m2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m2, और यहाँ भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2m2 कट जाएगा, तो v2 कितना आ गया u1, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले ये रुका हुआ था दूसरा ऑब्जेक्ट, अब क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी u1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका कि मतलब कि पहले समझ गए कि नोट कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर सेम मास का है और दोनों मतलब क्या पहला ऑब्जेक्ट रुका हुआ और दूसरा ऑब्जेक्ट आके उससे टकराएगा, तो पहला ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी u1 था वो क्या होगा अब टकराने के बाद रुक जाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ले लेगा, देखिए यहाँ पे v2 u1 से चलने लगा। तो ये कब होता है, इसमें देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कंजर्व होगा, क्योंकि ये देखिए शुरू में मास तो सेम है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर इसका तो 0 होगा, और यहाँ करिएगा तो हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो ये वाला तो दोनों का 0 है, तो इस समय देखिएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी और टोटल सिस्टम का काइनेटिक बराबर होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में हम सब जानते हैं कि दोनों का क्या होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना, वहाँ पे टकराने के बाद होगा क्या दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लगता है, ठीक है इन इलास्टिक कोलिजन में। तो अब हम सब पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें एक और नोट 2 में लिख लेंगे, नोट 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नोट 2 में क्या होगा कि इफ़ m1 बराबर m2 हो जाए, ठीक है, और u2 मान लिया आपका 0 नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं ऑब्जेक्ट चल रहा है, और तब ये टकराएगा तो याद रखना है कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, v1 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 का वेलोसिटी u2 हो जाएगा, और v2 का वेलोसिटी या दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u1 हो जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखना है कि जब अगर मान लिया ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं ये भी चल रहा है और तब कोलिजन होगा तो पहले वाले का वेलोसिटी क्या हो जाएगा दूसरे वाले का वेलोसिटी यानी v1 जो होगा वो क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा, और v2 क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा, यानी दोनों वेलोसिटी का एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला हम सब देखते हैं क्या इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, कंजर्व नहीं होता तो एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा, है ना। तो एनर्जी का लॉस मतलब किस में हो जाएगा हिट में, दो ऑब्जेक्ट टकराया तो जितना टकरा मान ली हिट एनर्जी में लॉस हो गया, ठीक है, या कुछ उसका पार्ट टूट के अलग हो गया, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी का लॉस होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी शुरू में और फाइनल में बराबर नहीं रहता, एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, तो लीनियर मोमेंटम तो दोनों में कांस्टेंट रहता है ना। तो इन इलास्टिक कोलिजन का अगर हम सब फिगर बनाएं तो मान लीजिए ये फिगर बनाएं, पहला ऑब्जेक्ट ये है दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इसका मान लीजिए वेलोसिटी पहले वाला का m1 है, नहीं मास m1 है, पहले वाला का यहीं पे लिख लेते हैं मास m1 है, ठीक है, और दूसरे वाला का मास क्या है m2 है। अब ये मान लिए कि u1 से चल रहा है और ये u2 से चल रहा है,
तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, दोनों जाके यहाँ पे टकराया। ठीक है, टकराने के बाद मान लीजिए कि क्या होगा, दोनों क्या होता है इसमें, दोनों इसमें कॉमन वेलोसिटी से चलने लगता है, यानी कि m1 m2 बोथ आर मूविंग विथ ए वेलोसिटी विच इज़ कॉमन इन बोथ। दोनों क्या होगा, दोनों जो है कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यानी याद रखना कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, पहला तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, दूसरा क्या होता है, इसमें जो है टकराने के बाद कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगता है। इसलिए ये नोट करके ये याद रखिएगा, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन after the collision both object moves with common velocity। टकराने का क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। अब देखिए इसमें हमसे क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी और फाइनल में एनर्जी नहीं, मोमेंटम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम वो तो कंजर्व रहता है ना। तो हमसे ये करेंगे तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर, इसको लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया, ये दोनों तो m1 प्लस m2 दोनों मास m हो गया मान लिए, तो m का ये टोटल m हो गया, तो m कैसे निकलेगा, दोनों मास जुट गया, दोनों सेम चल रहा है ना, दोनों तो अलग अलग था, तो m1u1 m2u2 दोनों को जोड़ दिए टोटल इनिशियल। अब दोनों क्या हो गया, एक साथ मूव कर रहा है, दोनों का मास एक साथ जोड़ लिए, अब दोनों तो एक वेलोसिटी m इंटू v, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और v से गुना कर लिए। तो यहाँ से हम सब कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 बटा m1 प्लस m2। तो अगर आपको दो मास दे देगा और दे देगा कि इन इलास्टिक कोलिजन में टकराया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, मास दे देगा, तो इस फार्मूला में रखना और कॉमन वेलोसिटी हमसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि इन इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है जब इन इलास्टिक कोलिजन हो। अब देखिए ये वाला क्या हो गया, 1D हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी ये सब क्या मूव हो रहा है, क्या एक्स एक्सिस पे। अब हम सब पढ़ेंगे ना कि 2D में क्या होगा, तो हम सब कहेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन मतलब x और y दोनों में मूव करेगा, है ना। टकराने के बाद क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी, एक x में जा रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा y में जा रहा है, ऐसा कुछ हो जाए। यानी कि दो ऑब्जेक्ट एंगल पे टकराए, एंगल पे टकराएगा तो क्या होगा, ऐसे टकराया तो एक इधर गया, तो दोनों एंगल से अलग होगा। ठीक है, यानी कुछ एंगल पे टकराएगा तो क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन, इसको और नाम दिया गया ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो इसका जैसे हम सब फिगर बनाते हैं, तो मान लीजिए कि शुरू में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ये था और दोनों अपना वेलोसिटी मान लिए कि सिंपल u1 u2 से चल रहा था, u1 u2 से शुरू में चल रहा था। ठीक है, इसका मास मान लिए m1 दिया हुआ है और ये क्या है m2, ये u1 से चल रहा था और ये u2 से चल रहा था। दोनों जाके टकराया होगा, तो एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन मान लिए कि टकराया, तो उस समय क्या हो गया कि ऐसे करके कुछ मान लिए कि एंगल पे टकराया दोनों जाके। ठीक है, ऐसे करके एंगल पे जाके कोई टकराया। ठीक है, ये मान लिए कि ऐसे नहीं जाके इधर जा रहा है कुछ, तो जाके क्या होगा, ऐसे टकराया। तो टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन देखिए हम सब ऐसे करके एक फिगर बना लेते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो रहा है
कि एक ऑब्जेक्ट इधर चला गया और एक ऑब्जेक्ट इधर चला गया, ठीक है, यही हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, हम सब का टकराने के बाद जो है दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं रहा, है ना। तो दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं रहा, वेलोसिटी कर रहे दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं रहा। अब क्या हुआ, दो अलग अलग एंगल पे कर गया, ठीक है। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट m1 था और दूसरा वाला m2। तो इस समय क्या होगा कि ये वाला देखिए कुछ एंगल मान लीजिए कि यहाँ पे θ1 और ये क्या हो जाएगा θ2। तो अब ये देखिए ये दो अलग अलग एक्सिस में मूव करने लगा, तो ये 2D हो गया ना, ओरिजिन ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। अब पहले वाला का वेलोसिटी मान ली इधर जा रहा था v1 हो गया, दूसरे वाला का v2 हो गया। अब हम सब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इधर वाला कंपोनेंट हम सब जानते हैं क्या होता है, m1 v1 sin θ1 हो जाएगा ना। इसका एंगल का हम सब y कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा sin θ, और इधर वाला क्या हो जाएगा m1 v1 cos θ1। इसी तरह इसका करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा m2 v2 cos θ2। समझ में आया? तो इसमें क्या हो, इधर तो कुछ है नहीं मूवमेंट, है ना। इधर क्या हो जाएगा, इसका जब तोड़िएगा तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा m2 v2 cos θ2। तो ये देखिए इस समय क्या हो जाएगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट का हम सब दो कंपोनेंट तोड़ दिए। इधर x कंपोनेंट में इसका क्या हो जाएगा m1 v1 cos θ1, ये क्या हो गया लिनियर मोमेंटम इधर, है ना। और इधर क्या हो जाएगा m2 v2 cos θ2 इसका, और दोनों का y एक्सिस ये इधर और ये उधर। तो इस समय जो होगा लिनियर मोमेंटम हम सबको कंजर्व कराना पड़ेगा, तो हम सब लिखेंगे Pi = Pf। तो इनिशियल में तो मोमेंटम जानते हैं जो पहले पढ़े थे, m1 u1 प्लस क्या हो जाएगा m2 u2, है ना। अब बराबर इसका करिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, m1 v1 cos θ1 और क्या होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे m1 v1 ये कब हम सब ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं जब x एक्सिस में, ये किस डायरेक्शन में ले रहे हैं x एक्सिस में। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कंजर्व कराएंगे तो pxi बराबर pxf लिखेंगे, है ना, कि x डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है। तो x एक्सिस में शुरू में मोमेंटम कितना था m1 u1 प्लस m2 u2। अब बाद में देखिए x एक्सिस में कितना, ये दोनों है ना, तो इसे में क्या लिखेंगे m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये हो गया x एक्सिस में मोमेंटम का, है ना, pxi ये वाला i हो गया यानी कि इनिशियल में, और x एक्सिस में देखिए शुरू में x एक्सिस में मोमेंटम ये हुआ, है ना, और ये वाला x एक्सिस में मोमेंटम कितना होगा m1 v1 cos θ प्लस m2 v2 cos θ, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और अगर y एक्सिस में कहेंगे तो क्या होगा बताइए, तो शुरू में y एक्सिस में बताइए कितना था मोमेंटम 0, यानी कि हम सबको दूसरे में क्या करना Piy बराबर Pfy, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनिशियल में शुरू में क्या था, y एक्सिस में तो कोई मूवमेंट था नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये बताइए कितना हो जाएगा m1 v1 sin θ1। अगर ऊपर वाला को पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाला को क्या लेंगे माइनस, तो माइनस m2 v2 sin θ2। यहाँ पे देखिए ये कॉस हुआ तो इधर साइन होगा ना, sin θ2। ये क्या हो जाएगा m2 v2 sin θ2, यहाँ पे गलती लिखा गया था। ये वाला कंपोनेंट जो इधर लेंगे वो क्या हो जाएगा, जो एंगल बनाता है वो वाला x एक्सिस, और जो नहीं बनाता है वो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा m2 v2 sin θ2। ये θ2 है तो इधर आएगा तो sin θ2, इधर जाएगा तो sin θ1। ये दोनों का x एक्सिस में क्या हो जाएगा m1 v1 cos θ1 m2 v2 cos θ। तो x एक्सिस वाला मोमेंटम कंजर्व हो गया और y एक्सिस वाला कंजर्व करवा दिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ से हम सब लिख सकते हैं m1 v1 sin θ1 बराबर m2 v2 sin θ2, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो y एक्सिस में ये हो गया और x एक्सिस में ये हो गया। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ, ये कर दिया हम सब। अब यहाँ पे हम सब वो क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं ना, तो ये कर लीजिएगा। अब हम सब पढ़ेंगे एक छोटा पॉइंट हम सब कर लेते हैं, ये होता है क्या, इसको कहते हैं हम सब कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन
इसको हम सब ई से लिखते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ई से डिनोट करते हैं। तो इसको लिखेंगे, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. इसको समझना तो देखिए, हम छोटा इसका फिगर बना देते हैं ना। ये ऑब्जेक्ट था शुरू में m1 u1, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी मान लिए कि इस तरह से हो गया। तो पहले वाला का m1 मास था, दूसरे वाला का m2 है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। इसका वेलोसिटी u1 हो गया और इसका वेलोसिटी u2 हो गया। ये क्या हो गया, v1 हो गया और ये क्या हो गया, v2 हो गया, ठीक है। तो हम सब देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1, ये आगे जा रहा है, इससे पीछे कर दो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब मान लीजिए टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये इधर और ये इधर, दोनों तरफ जाता है। तो हम सब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 माइनस v1। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब यहाँ से देखिए कितना तेज़ी से ये इसके तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, u1 माइनस u2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये कितना दूर अलग हो रहा है, जैसे ये पहुँचना जा, ये आगे जा रहा है, तो v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, टकराने के बाद कितना दूर अलग होते जा रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना से अलग हुआ, तो v2 माइनस v1 और ये क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2। अप्रोच कितना है, अप्रोच में ये वाला इसके तरफ कितना अप्रोच कर रहा है, और सेपरेशन मतलब ये कितना तेज़ी से अलग हो रहा है इससे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 मतलब ये अप्रोच कर रहा है और ये मतलब इसमें सेपरेट हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1, अप्रोच मतलब u1 कितना तेज़ी से अप्रोच कर रहा है u2 के m2 की तरफ, m1 कैसे अप्रोच कर रहा है, m2 कैसे सेपरेट हो रहा है। तो सेपरेट को पहले रखेंगे, v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब नोट में करके ये याद रखेंगे कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू 1 होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ई का वैल्यू सेकेंड में याद रखें, ई का वैल्यू 0 कब होता है, जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। अगर ना इलास्टिक हो ना इन इलास्टिक हो तो ई का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, जैसे 0.3 0.4 ये सब दे देगा ई का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ना वो परफेक्टली इलास्टिक है ना इन इलास्टिक है कोलिजन, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप देखिए एक जो चीज़ और बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपका इस तरह से होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट को हम सब, कोई बॉल है, ठीक है, वो किस हाइट पे दिया हुआ, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम सब ले लिए, मान लीजिए कि एक स्मूथ बॉल है, ठीक है, स्मूथ बॉल है, ये क्या है, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है, हम सब मान लिए कि h डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये मान लिए कि h डिस्टेंस पे है, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, तो h डिस्टेंस पे है।
अब ये मान लिए कि किसी तरह ऐसे करके रोल किया और यहाँ पे आके हम सब गिर गए। ये वाला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ आके मान लिए यहाँ पे इस तरह से गिरा, ठीक है। तो यहाँ से दे दिया कि ये वाला हाइट कितना है, कितना नीचे आया h। अब यहाँ पे टकराने के बाद फिर क्या होगा, बाउंस बैक होगा। तो बाउंस बैक हुआ ऐसे करके और यहाँ पे मान लिया आया, तो यहाँ पे आया तो हम इसको दिखा रहे हैं, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो इस समय जो रिबाउंस किया तो इस समय नया हाइट कितना है, ये वाला हाइट मान लिए कि h दिया है, स्मॉल h। रिबाउंस हाइट कितना है, h रिबाउंस इसको लिख देते हैं ना, h रिबाउंस यानी रिबाउंस करने का टकराने के बाद स्मूथ सरफेस के से ये कैसा है, सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। तो शुरू में हम सब बॉल को फेंके ऐसे तो h हाइट नीचे आके टकराया, उसका कोलिजन के बाद यहाँ पे आ गया। तो हम सब का इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो ई बराबर याद रखिएगा, फार्मूला तो होता है v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2। इस केस में याद रखिए क्या होगा, रूट अंडर h बाई एच। ई बराबर क्या हो जाएगा, रूट h बाई एच। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना रहेगा तो ई बराबर क्या लिखेंगे, रूट h बाई एच। जैसे मान लीजिए कि शुरू में ये 16 मीटर में के हाइट पे था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया, 16 मीटर नीचे आया और टकराने के बाद मान लीजिए कि 9 मीटर ऊपर गया। तो हम सब ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट h। तो रूट h मतलब स्मॉल h, स्मॉल h। तो स्मॉल h कितना हो जाएगा, 9 मीटर बटा 16 मीटर। तो ये मीटर मीटर गया, 9 बटा 16 यानी कि 3 बटा 4। 3 बटा 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.75 है ना। तो ये देखिए, ये बताइए क्या है, ई का वैल्यू ना 0 है ना 1 है ना, ये दोनों के बीच में है। तो क्या हो जाएगा, ना इलास्टिक कोलिजन होगा ना इन इलास्टिक कोलिजन होगा, है ना। तो ये हुआ आपका, है ना, कि कोई इसका क्या हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको मतलब हम सब ये कोई क्या स्मूथ सरफेस से हम सब कोई बॉल को गिरा रहे हैं। तो शुरू में h हाइट पे था, उसका रिबाउंस किया, स्मॉल h हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर रूट अंडर h बाई एच। यहाँ से हम सब हाइट दे देगा तो हम सब कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। और याद रखना कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 0 कब होगा, जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। और ई का वैल्यू कब 0 कब होगा, 0 जब परफेक्टली इन इलास्टिक में कोलिजन में, और 1 कब होगा, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहेगा। तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सब मिलते हैं।